अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मिलर एंड हार्ले की बुक का चैप्टर नंबर 34 एनिमल बिहेवियर। और एनिमल बिहेवियर में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंट्रोल ऑफ बिहेवियर। कोई भी एक्टिविटी जो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है वो एक्टिविटी उसका बिहेवियर कहलाती है। मिसाल के तौर पे हमारा बोलना ये एक्टिविटी है जो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, तो ये मेरा बिहेवियर है। आपका सुनना ये भी एक्टिविटी है, ये क्या है? ये भी बिहेवियर है। आपका सोना ये भी बिहेवियर है, एक्टिविटी है। जागना ये भी एक्टिविटी है, ये भी बिहेवियर है। तो कोई भी एक्टिविटी जो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है उस एक्टिविटी को हम उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर कहते हैं। हम ये देखते हैं कि ये जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, ये जो हमारे बिहेवियर्स हैं, इनको कौन कंट्रोल कर रहा होता है? ये किसके कंट्रोल में होते हैं कि जो हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारी इन एक्टिविटीज़ को कौन कंट्रोल कर रहा है? तो बॉडी के अंदर दो सिस्टम हैं जो इन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं। एक नर्वस सिस्टम है और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम है। नर्वस सिस्टम जो है ये नर्व्स पे मुश्तमिल होता है। इसमें मैसेज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में होता है। लेकिन जो दूसरा सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम, इसमें मैसेज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की सूरत में नहीं होता, बल्कि इसमें मैसेज हार्मोन की सूरत में हार्मोन सेक्रीट होते हैं और हार्मोन्स जो हैं वो मैसेंजर का काम कर रहे होते हैं, वो मैसेज को लेके जाते हैं। अब हमारे ये जो दोनों सिस्टम्स हैं इनका काम ये होता है कि हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं सारी एक्टिविटीज़ को ये दोनों सिस्टम कंट्रोल करते हैं। या तो नर्वस सिस्टम अकेले कंट्रोल करता है या फिर केमिकल सिस्टम या एंडोक्राइन सिस्टम इसको कंट्रोल करता है। अब जो भी आपने एक और भी डेफिनेशन पढ़ी थी बिहेवियर की कि द वे बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस तरह उस स्टिमुलाई के अगेंस्ट रिस्पॉन्स देता है तो वो उसका क्या कहलाता है? वो उसका बिहेवियर कहलाता है। तो अब सबसे पहला काम होगा कि उस स्टिमुलाई को रिसीव करना है। इन्वायरमेंट के अंदर जो भी चेंज आती है उसको हम स्टिमुलाई कहते हैं। तो पहला ये है कि उस स्टिमुलाई को डिटेक्ट करना है, उसको रिसीव करना है स्टिमुलस को। तो स्टिमुलाई को रिसीव करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं जिनको हम सेंसर भी कहते हैं। मुख्तलिफ सेंसर हैं जो हमारे बॉडी के अंदर काम कर रहे हैं। कुछ एक्सटर्नल रिसेप्टर होते हैं, कुछ इंटरनल रिसेप्टर भी होते हैं। इंटरनल रिसेप्टर का काम ये होगा कि अगर इंटरनल इन्वायरमेंट में कोई तब्दीली होती है तो वो इसको डिटेक्ट करेंगे, और जो हमारे रिसेप्टर एक्सटर्नल रिसेप्टर हैं इनका काम होगा कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई चेंज होती है तो ये इसको डिटेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सुनना, अब ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज है तो इसको हमारे एयर डिटेक्ट कर रहे होते हैं, तो एयर एक्सटर्नल रिसेप्टर है। अब इंफॉर्मेशन को या कोई भी स्टिमुलाई होती है उसको डिटेक्ट करने के बाद नेक्स्ट काम होता है उस स्टिमुलाई के अगेंस्ट प्रोसेस करना। तो प्रोसेस करने के लिए ये मैसेज सीधा हमारा ब्रेन के पास जाएगा, और ब्रेन जो है वो अपना रिस्पांस दो तरीक़ों से शो करता है। या तो ये ग्लैंड्स को मैसेज देता है कि वो कोई सेक्रीशंस पैदा करके अपना रिस्पांस जनरेट करें, या फिर ये मैसेज ग्लैंड्स के पास नहीं जाता, मसल्स के पास जाता है, और मसल जो हैं वो रिस्पांस शो करते हैं। तो कुछ रिस्पांस इंटरनली भी होते हैं, जिस तरह अब सलाइवा की प्रोडक्शन है। तो ये हमने खुराक को देखा, खुराक को देखने के बाद हमारे माउथ के अंदर सलाइवा की सेक्रीशन बढ़ जाती है। तो सलाइवा का प्रोड्यूस होना ये भी रिस्पांस है, क्योंकि स्टिमुलस क्या है इसमें? खुराक को देखना। खुराक को देख के मैसेज गया ब्रेन के पास, ब्रेन ने आगे इसका रिस्पांस देना है, सलाइवरी ग्लैंड को मैसेज देगा। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं? सलाइवा पैदा करते हैं। तो अब ये जो रिस्पांस है ये एक्सटर्नल नहीं है, बल्कि ये रिस्पांस इंटरनल है, बॉडी के अंदर पैदा हो रहा है। और एक्सटर्नल रिस्पांस जिस तरह आवाज़ का सुनना, तो ये एक्सटर्नल रिस्पांस होता है।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस है नर्वस कोऑर्डिनेशन में और केमिकल कोऑर्डिनेशन में। तो पहले ये है कि नर्वस कोऑर्डिनेशन में हमें पता है ब्रेन इन्वॉल्व होता है, और जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है उसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होगा। उसमें ब्रेन भी इन्वॉल्व होगा, लेकिन मेन जो उसमें चीज़ होगी वो ग्लैंड्स होंगे। नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है ये बहुत फास्ट होती है, लेकिन केमिकल कोऑर्डिनेशन स्लो होती है। नर्वस कोऑर्डिनेशन स्पेसिफिक होती है, लेकिन जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है वो जर्नल होती है। एक बात और भी याद रखनी है, आगे भी हमने इसकी बात करनी है, कि जो ब्रेन है वो अलहदा काम कर सकता है, नर्वस सिस्टम खुद भी रिस्पांस जनरेट कर सकता है, इसको केमिकल कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन केमिकल कोऑर्डिनेशन ने जब भी रिस्पांस पैदा करना है, इसको नर्वस कोऑर्डिनेशन की हेल्प की चाहिए। नर्वस कोऑर्डिनेशन की हेल्प के बगैर अकेले केमिकल कोऑर्डिनेशन काम नहीं कर सकता। अब जो नर्वस सिस्टम अफेक्ट इन बिहेवियर के नर्वस सिस्टम का किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर पे क्या असर होता है, तो सबसे पहली बात हम यहाँ पे ये करते हैं कि ये नर्वस सिस्टम जो है ये स्टिमुलस फ़िल्टर का काम करता है। अब स्टिमुलस फ़िल्टर का मतलब क्या है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आप क्लासरूम के अंदर पढ़ रहे हैं, तो अब यहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें आ रही हैं। यहाँ पे आपको बाहर रोड से गुज़रती हुई ट्रैफिक की आवाज़ भी आ रही है, लॉन में खेलते हुए बच्चों की आवाज़ भी आ रही है, इसी तरह आपको बाहर परिंदों की आवाज़ भी आ रही है, आपको टीचर की आवाज़ भी आ रही है। लेकिन आपका जो ब्रेन है, जो आपका नर्वस सिस्टम है, वो बाकी सारी स्टिमुलाई को रिजेक्ट कर देता है। सिर्फ एक स्टिमुलस को एट ए टाइम, एक ही स्टिमुलस को वो रिस्पांस देता है, एक ही स्टिमुलस को सिलेक्ट करता है। तो क्लासरूम में ज़ाहिर है आपकी टीचर की जो आवाज़ होगी इसको ये एक्सेप्ट करेगा, बाकी जितनी भी आवाज़ें आ रही हैं उन सबको ये रिजेक्ट कर देगा। तो इस तरह हम कहते हैं कि ये स्टिमुलस फ़िल्टर का काम कर रहा होता है, इररेलेवेंट स्टिमुलस को बुला कर देता है, और जो रेलिवेंट स्टिमुलस होती है उसको ब्रेन के पास, जैसे वो ब्रेन के पास पहुँचती है तो उसका रिस्पॉन्स शो किया जाता है। इसकी बेहतरीन एग्जांपल ब्लो फ्लाई इसकी फीडिंग है। अब ब्लो फ्लाई में फीडिंग कैसे होती है, अगर आप ब्लो फ्लाई की एग्जांपल लो तो ब्लो फ्लाई जो है इसको पसंद है स्वीट, मीठा खाना इसको पसंद होता है, ग्लूकोज को ये पसंद करती है। ये सबस्ट्रेट के ऊपर ज़मीन पे चलती है और तलाश करती है अपनी खुराक को, अपनी जो इसकी फूड है उसको ये सर्च कर रही होती है। ज़मीन के ऊपर जब ये चल रही होती है तो ये अपनी लेग्स को इस्तेमाल करती है, और लेग्स की टिप पे स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं जो इसको हर चीज़ का, जिस चीज़ से इसका वास्ता पड़ता है, जो चीज़ इसके बॉडी को, इसकी लेग्स को टच करती है, तो वो रिसेप्टर होते हैं, वो उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। अब जब ये यहाँ से चल रही होती है तो इसको मीठे के अलावा बाकी जो भी चीज़ रास्ते में मिलती है, जिस चीज़ से भी इसकी लेग्स टकराती हैं, तो वो रिस्पांस नहीं देती। लेकिन जैसे ही किसी स्वीट चीज़ के साथ, जो इसकी फूड है, उसके साथ इसकी लेग्स टच होती हैं तो लेग्स से मैसेज जाता है, ये जो स्पेसिफिक रिसेप्टर थे लेग की टिप पे, ये मैसेज भेज देते हैं ब्रेन को, और ब्रेन इसका रिस्पांस देता है प्रोबॉसिस के ज़रिए। प्रोबॉसिस एक स्ट्रक्चर है, उसके ज़रिए ये फीडिंग स्टार्ट कर देगा। प्रोबॉसिस को डिप करेगा उस फूड में और ये फीडिंग स्टार्ट कर देगा। तो अब रास्ते में इसको कोई नमकीन चीज़ से भी वास्ता पड़ा था, इसका रेत के ज़रों से भी वास्ता पड़ा होगा, इसका बाकी मुख्तलिफ सब्सटेंसेस से, मुख्तलिफ टेस्ट से वास्ता पड़ा होगा, लेकिन उस वक्त उसने रिस्पांस नहीं दिया, उस वक्त इसने फीडिंग स्टार्ट नहीं की। मतलब वो सारी जो स्टिमुलस थी वो इररेलेवेंट थी, इसलिए इसने क्या किया, इररेलेवेंट स्टिमुलस को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जैसे ही रेलिवेंट स्टिमुलस आई तो इसने रिस्पांस शो कर दिया है। तो इस तरह हम कहते हैं कि जो नर्वस सिस्टम है ये स्टिमुलस फ़िल्टर का काम करता है, इररेलेवेंट स्टिमुलस को रिजेक्ट कर देता है और जो रेलिवेंट स्टिमुलस होती है उसका रिस्पांस देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वाकई क्या नर्वस सिस्टम का रोल होता है बिहेवियर में या नहीं। तो इसको देखने के लिए साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स किए थे। सबसे पहला उन्होंने रेसस मंकी के अंदर एग्रेसिव बिहेवियर को देखने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। अब इसमें यह था कि मंकीज़ जो थे, उसने 5-6 मंकीज़ का एक ग्रुप लिया और इसको इसने अपने पास रखा और इनको ऑब्ज़र्व करना शुरू किया। अब इन 5-6 मंकीज़ में एक मंकी ऐसा था जो ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर शो करता था। अब इसने क्या किया
कि उसके एग्रेसिव बिहेवियर को देखने के लिए कि ये एग्रेसिव बिहेवियर क्यों शो कर रहा है और इसका एग्रेसिव बिहेवियर किसके अंडर कंट्रोल है, तो इसने क्या किया कि इसके ब्रेन को ओपन किया और ब्रेन का वो सेंटर जिसका काम था एग्रेसिव बिहेवियर को कंट्रोल करना, इसने उस पार्ट के अंदर आर्टिफिशियल इलेक्ट्रोड लगा दिए। अब आर्टिफिशियल इलेक्ट्रोड जो हैं जैसे ही, और इस जो इलेक्ट्रोड लगाया, इस इलेक्ट्रोड को इसने कनेक्ट कर दिया लीवर के साथ। अब इसमें यह था कि जैसे ही ये एग्रेसिव बिहेवियर शो करता था मंकी, तो साइंटिस्ट क्या करता कि लीवर को प्रेस करता तो ब्रेन का वो पार्ट जिसने एग्रेसिव बिहेवियर को कंट्रोल करना था वो एक्टिव हो जाता और वो इसके एग्रेसिव बिहेवियर को कंट्रोल कर लेता, इसका गुस्सा ख़त्म हो जाता। तो अब इसमें किस पार्ट के अंदर बॉडी का कौन सा हिस्सा था जिसको इसने मॉडिफाई किया और इसकी मॉडिफिकेशन की वजह से इसका एग्रेसिव बिहेवियर ख़त्म हो गया, तो वो पार्ट ब्रेन ही था। तो अब इसने बाकी मंकीज़ के सामने जब ऐसा किया तो बाकी मंकीज़ ने भी ये लर्न कर लिया कि जब भी उस मंकी को गुस्सा आता था वो लीवर को प्रेस करते और उसका एग्रेसिव बिहेवियर ख़त्म हो जाता, क्योंकि ब्रेन के उस रीजन को स्टिमुलेट कर दिया जाता इलेक्ट्रोड के ज़रिए, और जब उसको स्टिमुलेट हो जाता तो उसका एग्रेसिव बिहेवियर ख़त्म हो जाता। तो इससे क्लियर होता है कि जो एग्रेसिव बिहेवियर है वो किसके अंडर कंट्रोल था, अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम एंड बिहेवियर। एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में जैसा कि अभी हमने शुरू में बात की कि ये एंडोक्राइन सिस्टम कभी भी अकेले काम नहीं करता, जब भी काम करता है ये ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेशन होती है इसकी, तभी ये काम कर सकता है। ब्रेन में स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं जिसमें स्पेसिफिक न्यूरॉन्स पाई जाती हैं और उन न्यूरॉन्स के ऊपर रिसेप्टर होते हैं जो हार्मोन को रिसीव कर सकते हैं। बॉडी के हर पार्ट में बॉडी के हर पार्ट में न्यूरॉन्स तो होती हैं, लेकिन उन न्यूरॉन के पास हार्मोन के रिसेप्टर नहीं होते। हार्मोन के रिसेप्टर सिर्फ एक जगह पे हैं और जो ब्रेन के अंदर स्पेसिफिक पॉइंट है वहाँ पे हार्मोन के रिसेप्टर होते हैं। ब्रेन और एंडोक्राइन का सिस्टम ये हमेशा एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन से काम करते हैं। कभी भी एंडोक्राइन सिस्टम अलहदा काम नहीं करता। ब्रेन अलहदा काम कर सकता है, लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम ने जब भी काम करना होता है ये हमेशा हेल्प लेता है किसकी, नर्वस सिस्टम की। अब हार्मोन कैसे बिहेवियर को अफेक्ट करता है, तो इसके दो इफ़ेक्ट हैं, एक ऑर्गेनाइजेशनल इफ़ेक्ट है और दूसरा एक्टिवेशनल इफ़ेक्ट है। मेन डिफरेंस ये है ऑर्गेनाइजेशनल इफ़ेक्ट में और एक्टिवेशनल इफ़ेक्ट में कि ऑर्गेनाइजेशनल इफ़ेक्ट जो है ये लॉन्ग टाइम के लिए होता है, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 महीने के लिए नहीं होता, बल्कि एक लॉन्ग टाइम के लिए होता है। लेकिन एक्टिवेशनल इफ़ेक्ट लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होता, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। अब ये जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल इफ़ेक्ट है ये लॉन्ग लास्टिंग होता है और मोस्टली ये डेवलपमेंटल स्टेज में होता है, जब डेवलपमेंटल स्टेज का क्रिटिकल टाइम होता है। डेवलपमेंटल स्टेज के क्रिटिकल टाइम का मतलब ये है कि जब गेस्टेशन पीरियड का मिड होता है। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस के अंदर अगर 9 मंथ का गेस्टेशन पीरियड है तो 4 मंथ 15 डेज़ जो हैं ये इसका क्रिटिकल टाइम होगा। मिड ऑफ गेस्टेशन पीरियड को क्रिटिकल टाइम कहते हैं। तो क्रिटिकल टाइम में जो इसका मिड ऑफ गेस्टेशन का टाइम होता है उस वक्त ऑर्गेनाइजेशनल इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। अब ह्यूमन बॉडी का जो मेल होता है, ह्यूमन बॉडी का जो मेल मेंबर है, फॉर एग्जांपल फीमेल है, फीमेल बॉडी के अंदर मेल एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है। तो अब वो मेल एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है, तो उसकी रीज़न ये है कि अगर एम्ब्रियो के अंदर ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सेक्रीट हो जाए तो ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये मेल मेंबर की बर्थ का बायस बनता है। तो मेल मेंबर कब बनता है, जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की सेक्रीशन बहुत ज़्यादा होगी तो मेल मेंबर पैदा होगा। इसी तरह अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की सेक्रीशन बहुत कम है या मुकम्मल तौर पे नहीं है तो फीमेल मेंबर पैदा होगा। और अगर टेस्टोस्टेरोन की हार्मोन सेक्रीशन थोड़ी है लेकिन थोड़ी है, तो सेक्रीशन है तो मेल पैदा होगा, लेकिन चूँकि कम है तो उसके अंदर करैक्टर्स फीमेल वाली होंगी। तो अब इसमें हमने ये देखा कि ऑर्गेनाइजेशनल इफ़ेक्ट है, इसका जो इफ़ेक्ट है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, लॉन्ग टाइम के लिए होता है, पूरी ज़िंदगी के लिए कोई मेल बन जाता है या फीमेल बन जाता है। तो इसमें 1-2 दिन के लिए नहीं है, बल्कि ये लॉन्ग टाइम इसका इफ़ेक्ट है। तो इस इफ़ेक्ट को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल इफ़ेक्ट। इसमें कौन से हार्मोन ने अपना इफ़ेक्ट शो किया है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ने अपना इफ़ेक्ट शो किया है। अब टेस्टोस्टेरोन क्यों रिलीज़ होता है,
और फीमेल के अंदर क्यों रिलीज़ नहीं होता, तो इसको अगर हम देखें तो टेस्टोस्टेरोन एक प्रोटीनियस हार्मोन्स है और हमें पता है कि प्रोटीन बनाने के लिए जीन्स के पास इंफॉर्मेशन होता है, जीन से मैसेंजर आरएनए बनता है और फिर इस मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन्स बनती हैं। अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की जीन ऑन हो जाती है, मैसेंजर आरएनए बनेगा और मैसेंजर आरएनए बनेगा तो इससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी बनेगा। तो मेल के अंदर ये जीन ऑन होती है, जीन ऑन होती है तो मैसेंजर आरएनए बनता है और इससे हार्मोन भी बनता है। लेकिन फ़ीमेल के अंदर जीन ऑफ होती है, मैसेंजर आरएनए नहीं बनता और जब मैसेंजर आरएनए नहीं बनेगा तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी नहीं बनेगा। गैस्टेशन पीरियड में समटाइम ऐसा होता है कि फ़ीमेल ऐसी मेडिसिन यूज़ कर रही होती है कि जिसमें बहुत कम मिकदार या कुछ क्वांटिटी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की होती है। अब चूँकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन चला जाता है फीमेल बॉडी के अंदर, तो अब वहाँ पे ऑलरेडी तो फीमेल मेंबर डेवलप हो रहा था, लेकिन चूँकि उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन चला जाता है तो फिर ये उसके लिए प्रॉब्लम पैदा करता है। अगर ऑफस्प्रिंग पैदा हो जाता है तो बज़ाहिर तो फीमेल होगी लेकिन उसमें मेल की करैक्टर होंगी, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि उसकी प्री मैच्योर बर्थ हो जाती है। इसी तरह अगर हम कैटल की एग्जांपल लें, कैटल की बॉडी के अंदर अगर ट्विन्स पैदा हो रहे थे तो उसमें एक मेल था और एक फीमेल था, तो समटाइम ऐसा होता है कि मेल एम्ब्रियो से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज़ होता है और जो दूसरा एम्ब्रियो डेवलप हो रहा था फीमेल एम्ब्रियो उस तक चला जाता है, तो फिर इसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि इससे ना तो मेल पैदा होगा, क्योंकि पहले तो बेसिकली वो फीमेल पैदा हो रही थी, वो एम्ब्रियो फीमेल पैदा हो रहा था, लेकिन चूँकि उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन चला जाता है तो बज़ाहिर फीमेल होगी लेकिन उसके अंदर करैक्टर मेल की आना शुरू हो जाएंगी। तो ऐसा इसको हम कहते हैं स्टीराइल हाइफर। ऐसा जो बच्चा पैदा होगा उस काऊ का या कैटल का तो वो स्टीराइल होगा, वो नेक्स्ट जनरेशन कैरी आउट करने की एबिलिटी नहीं रखता होगा। दूसरा जो इफ़ेक्ट है इसको हम कहते हैं एक्टिवेशनल इफ़ेक्ट। इफ़ एक्सटर्नल स्टिमुलस ट्रिगर हार्मोन मीडिएटेड रिस्पॉन्स, कि अगर हार्मोन अपना रिस्पॉन्स पैदा करता है लेकिन उसका इफ़ेक्ट इंटरनल नहीं होता बल्कि एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, तो फिर अब इसको अगर हम देखेंगे तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेल फ़िश है वो अपने कलर को चेंज कर लेती है, तो मेल फ़िश का कलर चेंज करना ये शो करता है उसका एग्रेसिव बिहेवियर। जब ये एग्रेसिव बिहेवियर शो करेगी तो इसको देख के दूसरे मेल जो हैं वो इसकी टेरिटोरी में नहीं आएंगे। इसी तरह लॉस ऑफ एग्रेसिव बिहेवियर आफ्टर रिमूवल ऑफ गुनैड्स, जिस तरह मुख्तलिफ हॉर्सेस के अंदर या कैटल के अंदर मेल मेंबर्स में गुनैड्स को रिमूव किया जाता है और उसका फ़ायदा ये होता है कि गुनैड्स चूँकि एक्सटर्नल हैं, हमने एक्सटर्नली स्टिमुलस दी है तो इसकी वजह से रिस्पॉन्स इंटरनल होगा कि उसका जो गुस्सा था टेस्टोस्टेरोन हार्मोन था उसकी सेक्रीशन कम हो जाएगी, क्योंकि गुनैड्स रिमूव करेंगे टेस्टोस्टेरोन सेक्रीट नहीं होगा और टेस्टोस्टेरोन सेक्रीट नहीं होगा तो इसमें एग्रेसिव बिहेवियर नहीं होगा, इसका गुस्सा ख़त्म हो जाएगा।